हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सूर्य प्रकाश पांडे। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं पढ़ाते हुए तो इस चैनल पे आप नए हैं इसका मतलब, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपको इस लेक्चर पे, इस चैनल पे सभी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल हो या थियरी हो, नीट जेईई मेंस के लेवल का पढ़ाने वाला हूँ। आप अगर यहाँ आए हैं तो आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा, तो बने रहिएगा लास्ट तक, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। हम लोग दोस्तों जो एक लेक्चर में पढ़ रहे हैं उसका नाम है कॉन्जुगेशन। हम लोग पढ़ रहे हैं एक तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म, और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस में भी हम कॉन्जुगेशन पढ़ चुके हैं 4 तरीके का। एक दो और तरीके का कॉन्जुगेशन हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों। उसमें पहला है लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस, या फिर उसी का दूसरा नाम होता है बैक बॉन्डिंग। इसमें होता क्या है दोस्तों कि सिंपली हमें समझना क्या होता है कि लोन पेयर होगा और अगले बगल वाले एटम के पास, एडजेसेंट एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा उस लोन पेयर को रखने के लिए, और इससे उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा होगा, जिससे उसको स्टेबिलिटी मिल रही होगी। बेसिकली क्यों ऐसा हो रहा होगा? स्टेबिलिटी के लिए। जाहिर सी बात है, हर एक मॉलिक्यूल चाहता है ज़्यादा स्टेबल होना, और उसी स्टेबिलिटी के चक्कर में यहाँ पर कॉन्जुगेशन होता है। कौन कौन सा कॉन्जुगेशन? जो 4 तरीके के पढ़ चुके हैं वो तो है ही, ये एक तरीके का अलग से कॉन्जुगेशन है, या फिर इसी को कहते हैं बैक बॉन्डिंग। आइए समझ लेते हैं क्या होता है, ये बात समझ में आई। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू, तो देखो भाई, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर CH3 CHOCH3 अगर आप मुझे बताओ तो इसके पास देखो, ये जो आपका ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है कि नहीं दोस्तों? इसके पास 2 लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। अच्छा, इस CH का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा दोस्तों? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड हाइड्रोजन से। इसका हाइब्रिडाइजेशन का क्या होगा दोस्तों? sp2। क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन? sp2। इसके पास अगर देखो तो वैकेंट p ऑर्बिटल भी है। अरे वैकेंट p ऑर्बिटल कैसे चेक करते हैं? देखो भाई, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2, ये होगा ना। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ये कितना रख सकता है? 6 रख सकता है कि नहीं? तो इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है कि नहीं? यहां देखो, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? p सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। एक इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर दिया। ये वैकेंट p ऑर्बिटल है कि नहीं दोस्तों? और वैकेंट p ऑर्बिटल है तो ये इलेक्ट्रॉन और रख सकता है कि नहीं रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है। अच्छा, आप समझना। अगर मैं यहां बात करता हूं दोस्तों इस कार्बन का, तो इस कार्बन में अगर आप देखो तो इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? अगर मैं बोलूं CH का, तो कार्बन एक बॉन्ड इसके साथ बनाया, एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, यानी कि कार्बन टोटल 3 बॉन्ड बनाया है। 3 बॉन्ड बनाने का मतलब उसके सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। और इसका मतलब उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है उसका। अब हर कोई चाहता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, और उसके लिए दोस्तों ऑक्सीजन जो जस्ट उसके बगल में है, इसके पास लोन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट है। लोन पेयर कंप्लीट ऑक्टेट अगर किसी के पास है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इससे ताकि इस पूरे मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके, यानी कि ये लोन पेयर चला जाएगा इस कार्बन के पास। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं दोस्तों, तो ये जाएगा सीधे किसके पास? इसके पास, इस कार्बन के पास। और जो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा एक तरीके से अगर मैं बोलूं, तो वो क्या होगा दोस्तों? वो बनेगा कुछ ऐसा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है इस बॉन्ड के शेयरिंग में आ जाएगा, और ऑक्सीजन का एक लोन पेयर पहले से था। अब ऑक्सीजन का लोन पेयर चला गया ना दोस्तों बॉन्ड में, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, और ये आ जाएगा क्या? CH3। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब अगर इसका मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाता दोस्तों, तो देखना कैसे बनेगा। यहां पर बना देता हूं मैं नीचे, देखना। अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो देखो कुछ ऐसा बनेगा। कैसे? देखना, ये कार्बन है आपका, ये है आपका CH3 CHO CH3। इसके पास है वैकेंट p ऑर्बिटल, और इसके पास है लोन पेयर ऑर्बिटल में। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर रहा होगा, और यहाँ इस तरीके से, और यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा है। क्या ये ऐसा समझना, ये वैकेंट ऑर्बिटल था। ये कैसा था? वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। और ये कैसा था दोस्तों? लोन पेयर था इसके पास। इसमें क्या था? लोन पेयर था। अब ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है,
इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग दोस्तों। बैक बॉन्डिंग होता क्या है, सिंपली अगर मैं बोलूं कि एक एटम जब अपना लोन पेयर दूसरे एटम को डोनेट करता है जस्ट फॉर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, इसी को सिंपली कहते हैं क्या दोस्तों, बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग होने के लिए जरूरी ये है दोस्तों कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसके पास इनकम्प्लीट या वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। इसी को एक तरीके से कॉन्जुगेशन भी कह सकते हैं कि भाई ये अपना ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड के शेयरिंग में दे देता है, जिससे इस कार्बन का अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बताओ, कार्बन एक बॉन्ड इस इधर कार्बन के साथ बना है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। टोटल कार्बन का बॉन्ड यहां पर कितना है, 4। टोटल कार्बन का बॉन्ड कितना है दोस्तों, यहां पर 4। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, इसका मतलब यहां पर हो गया क्या, कंप्लीट ऑक्टेट। इसका क्या होगा, कंप्लीट ऑक्टेट। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये कैसा होगा दोस्तों, मोर स्टेबल होगा। कैसा होगा ये, मोर स्टेबल। ये बात समझ में आ, कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई। और इसके पास देखो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में भेज रहा है, ऐसा समझना। तो क्या दोस्तों यहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी हो गई इससे कि नहीं, और कॉन्जुगेशन में यही तो करना है सिंपली हमें ना। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, बना लो आप इसको। अगला देखते हैं दोस्तों, इसको बना लेना। अगर नहीं आता है समझ में दोस्तों तो अब तुरंत ही पूछा करिए। जल्दी ही मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों लाइव आने का, और उसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे जो बोर्ड्स वाले हैं, खास तौर पे उन बच्चों के लिए। और जब आपका भी बोर्ड आएगा तो आप भी कह सकते हैं मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा, ताकि हम लोग लाइव पढ़ाई कर सकें इन सब चीज़ों का, है ना। एक शॉर्ट टर्म में रिवीजन सिंपली अगर मैं बोलूँ तो। अब इसको मिटा देता हूँ दोस्तों, अगला हम लोग पढ़ते हैं इसको मैं मिटा देता हूँ। अब बना लिए होंगे उम्मीद करता हूँ, है ना। तो अब अगला देखते हैं। अगला देखना, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ताकि एक एक करते चलेंगे उसको मिटाते चलेंगे, है ना। तो पहला ये हो गया। अब बताओ दोस्तों, यहाँ पर ये दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। दूसरे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसमें बताओ इस कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, या इस कार्बन के पास अभी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है जो बॉन्ड में और लोन पेयर के फॉर्म में अगर है। तो बताओ, कार्बन पे प्लस है, इसका मतलब लोन पेयर तो कुछ है नहीं। कार्बन के पास 3 बॉन्ड टोटल बना हुआ है, 3 बॉन्ड बना हुआ है, इसका मतलब इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। जो वैलेंसी में है वो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। क्या ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, क्या बिल्कुल करना चाहेगा। कार्बन है तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, अभी जस्ट बताया, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन लिख के बताया। इसका मतलब कार्बन है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, और ऑक्सीजन बगल में है, उसके पास लोन पेयर भी है। देखो ना, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो इसके पास लोन पेयर भी है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, कंप्लीट ऑक्टेट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगी। ये शेयरिंग कुछ इस तरीके से होगी। देखना क्या बनेगा दोस्तों, अगला स्ट्रक्चर बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड। पहले से एक बॉन्ड था ना दोस्तों, एक बॉन्ड और आ गया। पहले एक लोन पेयर था, अब एक लोन पेयर चला गया, तो उस पर क्या बच गया, पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ मुझे दोस्तों, क्या यहाँ पर इस कार्बन के पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है दोस्तों, इसके पास है 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या, कंप्लीट ऑक्टेट। क्या है दोस्तों, कंप्लीट ऑक्टेट। और ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल। ये बात समझ में आया कि नहीं। तो इसको बोलते हैं दोस्तों बैक बॉन्डिंग, या फिर वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन। ये बात समझ में आया, उम्मीद करता हूं आया होगा। अच्छा, अगले की बात कर लेते हैं दोस्तों। अच्छा, एक चीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हो दोस्तों कि यहां पर ऑक्सीजन का क्या हुआ, फिर ऑक्सीजन पे तो प्लस आ गया, लेकिन फिर भी देखो आप, ऑक्टेट तो कंप्लीट है ऑक्सीजन का। अभी भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाया है और एक लोन पेयर। 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, टोटल अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ आता है कॉन्जुगेशन की वजह से। अगला, ये नोट कर लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूं। अगले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूं, है ना। अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें अगर आप देखो तो कॉन्जुगेशन करने का ट्राई करना, पॉज करके स्क्रीन कि देखना कैसे कॉन्जुगेशन इसमें होगा। ट्राई करेंगे दोस्तों तभी आएगा, है ना। तो इसको ट्राई करो, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। देखना नहीं हो रहा तो मैं हूं बताने के लिए। यहाँ देखो,
यहां पर इस कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन दोस्तों, हम कहेंगे कार्बन एक बॉन्ड यहां है, दूसरा बॉन्ड यहां और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट या वैलेंस सेल में। अगर वैलेंस सेल, अच्छा इसके जस्ट बगल में एक ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर है विद कंप्लीट ऑक्टेट, क्योंकि दोस्तों नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है। अब देखो नाइट्रोजन एक बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन एक बॉन्ड बनाया इधर कार्बन के साथ, एक बॉन्ड बनाया है यहां पर हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड बनाया है यहां पर कार्बन के साथ। अब बचा इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 5 है टोटल, तो 3 से बॉन्डिंग में चले गए, बचा क्या, एक पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर एक है इसके पास। अब ये है कार्बन, कार्बन के पास है वैकेंट ऑर्बिटल और यहां पर है लोन पेयर, फिर से कॉन्जुगेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा बताओ यहां से ये आएगा इलेक्ट्रॉन इधर, तो कॉन्जुगेशन में क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NHCH3। अच्छा प्लस किस पे आएगा दोस्तों, इस पे। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। ये बन जाएगा अगला स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं होगा उम्मीद करता हूं, है ना। चलो अब आगे देख लेते हैं। तो यहां पर बताओ इस कार्बन का नंबर कितना होगा, कार्बन कितना बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड इधर है, 2 बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड यह हाइड्रोजन के साथ, ऐसे हाइड्रोजन दिखेगा। तो टोटल बॉन्ड हो गया 4, इसका मतलब हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये कंप्लीट ऑक्टेट हो गया, है ना, कंप्लीट ऑक्टेट। और ऑक्टेट अगर कंप्लीट है तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, मोर स्टेबल, है ना दोस्तों, ये बात समझना है आपको, ठीक है। अच्छा अगला, इसको आप नोट कर लो, अगले की बात करते हैं दोस्तों। अगले में बताओ दोस्तों, क्या ये कार्बन के ऊपर जो लोन पेयर है वो ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। अब मुझे आप सोच के बताना, है ना, सोचो 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 कि क्या ये कार्बन का लोन पेयर क्लोरीन के पास जा सकता है, क्या क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है क्या दोस्तों कोई। अच्छा यहां पर एक बात याद रखना कि यहां पर जरूरी नहीं कि जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो p वाला ही हो, कोई भी हो सकता है दोस्तों, P D F कुछ भी हो सकता है, वैकेंट ऑर्बिटल बस होना चाहिए उसके पास, है ना। बस सोचो, सोच के मुझे आंसर करो, है ना, पॉज करके स्क्रीन आप आंसर करना, ठीक है। अगला हम बताते हैं, ठीक है भाई। चलो देखो, अब देखो अगर नहीं आया तो देखो, इस क्लोरीन की अगर हम बात करें दोस्तों, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना भाई, 17, कितना होता है 17, 1s2। अगर आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आएगा 3s2 3p7, कितना आएगा दोस्तों, 3s2 3p7 आएगा, ऐसा है ना। अब बताओ मुझे आउटर मोस्ट सेल में p में कितने इलेक्ट्रॉन है। अच्छा 3 का p होता है तो 3 का d भी तो होता है, इसका मतलब d के ऑर्बिटल्स खाली हैं यहां पर, वैकेंट d ऑर्बिटल। अरे भाई देखो ये तीसरा सेल है ना, तीसरे सेल में d भी होता है सब सेल, p भी होता है सब सेल, s भी होता है सब सेल। अब अगर ये तीसरे सेल में आ गए हम तो तीसरे में d सब सेल भी है, तीसरे सेल में डी सब सेल भी, और डी सब सेल वैकेंट है, इसका मतलब ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी रखता है क्लोरीन। अब आओ देख लेते हैं, अगर इस लोन पेयर को हम ट्रांसफर करते हैं इधर क्लोरीन की तरफ तो नया जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा Cl C डबल बॉन्ड Cl और ये बन जाएगा आपका Cl। अब बताओ ये नेगेटिव आया है किसके पास, क्लोरीन के पास, क्या ये स्ट्रक्चर सही है दोस्तों, बोलो बोलो बोलो। अगर क्या ये कॉन्जुगेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलो। क्या क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है दोस्तों, बिल्कुल है ना। तो क्लोरीन के पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये क्या होगा, अच्छा ये आया इस पे तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव, है ना। इसके पास पहले से ही कितना लोन पेयर, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 7, 2 2 4 2 6 1 7। यहां पर कार्बन के साथ ऐसे जुड़ा था तो इसके पास पहले से कितना लोन पेयर था, 3 लोन पेयर था, है ना। देखो ये इसके पास लोन पेयर था पहले से ही, है ना। तो अभी एक बॉन्ड आगे, एक क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गया है क्लोरीन के पास तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो क्या इस तरह का बैक बॉन्डिंग, ये जो स्ट्रक्चर बना है ये सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए तो बताओ, 2 बॉन्ड हो गए, मतलब 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और पहले से 3 लोन पेयर थे, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन और पहले से कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर। ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए दोस्तों इसके पास आउटर मोस्ट सेल में,
तो हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए दोस्तों? 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आई? तो ये हो गया टोटल इसका जो स्ट्रक्चर बना है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ, है ना। अब अगली बात कर लेते हैं दोस्तों, इसका बताते हैं क्या कॉन्जुगेशन में होगा कि नहीं होगा। ये बना लिया होगा उम्मीद करता हूँ, मिटा देता हूँ, आप बना लेना इसको, है ना। अगले स्ट्रक्चर की बात करते हैं दोस्तों। मुझे बताओ दोस्तों, क्या इसमें कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं होगा? चलो बताओ, इसका स्ट्रक्चर बनाओ पहले। ये होगा आपका CH2 माइनस लोन पेयर के साथ है ना, और ये है आपका C और फिर है Cl और ये Cl। ये अपना लोन पेयर क्या इस कार्बन के पास ट्रांसफर करेगा क्या दोस्तों? बताओ मुझे, इस कार्बन के पास क्या वैकेंट p ऑर्बिटल है क्या? बताओ मुझे। क्योंकि अगर देखो आप तो ये 4 बॉन्ड बना चुका है। 4 बॉन्ड का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, ये क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करेगा दोस्तों? तो मुझे बताओ, तुम्हें खा पी के पेट भरा है तुम्हारा, क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहोगे? यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल अब नहीं बचा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन ये ऑलरेडी रख चुका है। देखो कैसे, कार्बन का आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आएगा कितना? 2s2 2p2, यही आता है ना। लेकिन इसके आउटर मोस्ट सेल में अगर देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। इसका मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर फुलफिल कर चुका है। एक देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। पहले से 2 था, 4 और ले लिया शेयरिंग करके। अरे भाई देखो, 4 बॉन्ड बनाया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां है, एक यहां, एक यहां, एक यहां। लेकिन ये जो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, एक एक इलेक्ट्रॉन इसका भी तो शेयर में आ गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में हो गए कितना? इसमें ये जो कार्बन है इसका कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। अब इसके पास कोई क्या 2d पाया जाता है क्या? 2d तो एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई साहब। इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल ही नहीं है, नो वैकेंट ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल इसके पास वैकेंट नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब क्या इसमें कॉन्जुगेशन होगा क्या? आंसर है नहीं, कोई कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ये बात समझ में आई क्या दोस्तों? फिर से देखो दोस्तों, इस कार्बन के पास है लोन पेयर, जो अगला वाला है इसको एक्सेप्ट करना होता है लोन पेयर। अब एक्सेप्ट तभी वो करेगा जब उसके पास वैकेंट कोई ऑर्बिटल होगा। इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल होता तब ये ट्रांसफर करता अपना इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो बैक बॉन्डिंग या ये लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन होने का कोई चांस नहीं है। ये बात समझ में आई? अगली बात कर लेते हैं दोस्तों इसको मिटा देता हूं दोस्तों, लिख लेना ये बात भाई साहब, क्योंकि इस कार्बन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल नहीं है, इसी वजह से यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। अगला चीज की बात करते हैं दोस्तों, अगले टॉपिक की बात करते हैं, यानी अगला जो एक एग्जाम्पल बचा है ये है आपका फ्लोरीन। अब बताओ मुझे, ये ऐसा एग्जाम्पल मैंने पहले भी करवाया है, अब देखोगे पलट के तो है इसमें, है ना। ये है फ्लोरीन, ये है फ्लोरीन। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, इस कार्बन के पास है लोन पेयर और इन तीनों के पास फ्लोरीन किस पीरियड का एलिमेंट है दोस्तों? सेकेंड पीरियड का है। तो फ्लोरीन का मुझे बताओ, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अगर मैं फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलूं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 9। आउटर मोस्ट सेल का बता दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आएगा 2s2 2p7 आएगा, सॉरी 2p5। और वहां पर वो क्लोरीन का करेक्ट कर लेना भाई, क्लोरीन का है 3s2 3p5, वो क्लोरीन का करेक्ट कर लेना, है ना। अब समझना है, क्लोरीन का उसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पर है ना दिक्कत, मिस्टेक हो गया वहां पे। तो फ्लोरीन का अगर मैं बोलूं तो 2s2 2p5 है, मतलब फ्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और यहां पर देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, देखो ना, एक इलेक्ट्रॉन इसका इसमें है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर हो गया। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में इस फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। और इसके पास क्या वैकेंट कोई ऑर्बिटल है क्या? नहीं दोस्तों, क्योंकि 2p के अलावा 2d नहीं पाया जाता, तो फ्लोरीन के पास ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसीलिए इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है।
इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, क्यों? और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो क्या ये लोन पेयर इसमें ट्रांसफर हो पाएगा? आंसर है नहीं, यहां पर भी कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। लिख लेना फ्लोरीन, या डायरेक्टली लिख लेना नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट, सो नो बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग, यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। ये बात समझ में आया? ये क्लोरीन वाला करेक्ट कर लेना, वहां से मिस्टेक हो गया, गलती से वो 3p7 लिखा गया था, है ना, ये उसको सही कर लेना। अब ये था दोस्तों कॉन्जुगेशन के बारे में। कॉन्जुगेशन यहीं पर हो जाता है खत्म। 4 लेक्चर 5 लेक्चर ऑलमोस्ट लगा कॉन्जुगेशन को खत्म करने में। अब समझते हैं दोस्तों कुछ चीजें और, जैसा हमने पढ़ा अभी तक रेजोनेंस में पढ़ा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखा, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना सीखा, कॉन्जुगेशन कितने तरीके का होता है ये सब सीख लिया। अब हमें कंपैरिजन करना है कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं या फिर जो रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा है, इन सब की आपस में स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है हमें। तो सिंपल से कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, मैं उनको सिखाता हूं, आप याद रखना। अच्छा, पहले 2 चीजें मैं बता देता हूं दोस्तों। कभी भी अगर आपको स्टेबिलिटी चेक करना हो, अगर ऐसे 2 स्पीसीज आपको दिख जाए, मतलब सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे ऐसे 2 लोन पेयर और पॉजिटिव आ जाए, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 यहाँ है 2 यहाँ 4, और 1 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड में है 5, और 1 पॉजिटिव आया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अगर आपको ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज दिखता है, सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन हो और उस पर पॉजिटिव चार्ज विथ 2 लोन पेयर दिखे दोस्तों, तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ 2 बॉन्ड में और 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसका ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट है, और ये होता है लीस्ट स्टेबल। कैसा होता है दोस्तों? लीस्ट स्टेबल। अगर आपको कहीं ऐसा दिख जा रहा है तो वो सबसे कम स्टेबल हो जाता है। दूसरा, अगर डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन हो और उस पर प्लस हो विथ 1 लोन पेयर, तो इसका आउटर मोस्ट शेल में देखोगे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कंप्लीट ऑक्टेट के लिए, और इसलिए ये भी कैसा होगा? लीस्ट स्टेबल। ये दोनों आप याद रखना कि ये दोनों सबसे कम स्टेबल होते हैं एक तरीके से। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि आपस में स्टेबिलिटी कंपेयर कैसे करते हैं उसके रूल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ 3 पॉइंट मैं बताना चाहता हूं आपको। पहला पॉइंट, हेडिंग डाले ना, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखना, पहला है रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल एज कंपैरिजन टू एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हमेशा याद रखना कि जो भी रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसकी स्टेबिलिटी एज कंपैरिजन टू कितना भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना हो सबसे ज्यादा होती है। यानी रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम होती है एज कंपैरिजन टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दोस्तों एक चीज याद रखना, अगर किसी की एनर्जी ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। और रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में। दूसरा, more will be the stability of resonating structure, more will be its contribution in resonance hybrid। समझना ध्यान से, हम रेजोनेंस हाइब्रिड जब बनाते हैं दोस्तों तो वही पांचों या जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने रहते हैं उन्हीं का एक समरी होता है ना एक तरीके से। मतलब अगर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने बने उनमें से अगर हम कंपैरिजन करें जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है जो ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। बात समझ में आए? उन्हीं जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों उन्हीं को समराइज करके हम एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन उसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ज्यादा होता है जिसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव इक्वल स्टेबिलिटी एंड एनर्जी। जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इक्विवेलेंट का मतलब सेम एकदम देखने में फोटोकॉपी लगे। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी और स्टेबिलिटी आपस में क्या होती है? सेम होती है। अब दोस्तों इसके आगे जो हमें पढ़ना है वो होता है, हमें समझना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं डिफरेंट, उनकी स्टेबिलिटी को कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए कुछ फैक्टर होते हैं दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल चार्ज के बेसिस पर अगर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, एक में नेगेटिव, एक में चार्ज है, एक में चार्ज नहीं है, तो जिस पर चार्ज नहीं होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेरिजन टू जिस पर चार्ज होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं कंप्लीट ऑक्टेट है कि नहीं है। ये सब ऐसे 4-5 रूल हमें पढ़ने, तो आगे वो देखते हैं कैसे होगा। ये बात समझ में आए। और इसके बाद दोस्तों
दोस्तों ये रेजोनेंस का टॉपिक पूरा पूरा हो जाएगा खत्म। उसके बाद हम लोग चलेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट को समझने के लिए। बस 10 मिनट 15 मिनट और ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। बने रहिएगा अब अंतिम तक, है ना। अब समझ लेते हैं दोस्तों, हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहला रूल है दोस्तों, पहला रूल सिंपल सा है कि अगर कोई ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें न्यूट्रल है या फिर लेस चार्ज है, और एक है दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें चार्ज ज़्यादा है, तो ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसपे चार्ज कम होगा या चार्ज नहीं होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेरिजन टू जिसपे चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं रूल नंबर 1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच आर न्यूट्रल और हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ चार्जेस आर मोर स्टेबल। ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसपे मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज हो या फिर न्यूट्रल हो, वो ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये बात समझ में आया। पहला एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, आपको बना चुका हूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इन दोनों की अगर स्टेबिलिटी हमें बतानी हो तो ये न्यूट्रल है, इस पे चार्ज है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, इसकी। तो ये किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, सब कुछ हम स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो इन दोनों में अगर पूछे कौन सा ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है, तो हम कहेंगे ये स्टेबल है, क्योंकि ये कैसा है दोस्तों, न्यूट्रल है। ये कैसा है, न्यूट्रल, और इस पे क्या है, चार्ज है, चार्ज प्रेजेंट, है ना। ये बात समझ में आए। दूसरा, इनमें देख लो, इसका अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बताया हो नाइट्रोजन पे लोन पेयर पाया जाता है, ये इधर आता है और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड टूट जाता है। बता चुका हूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर इन दोनों में पूछें तो ये कैसा है दोस्तों, न्यूट्रल। अगेन ये न्यूट्रल है और इस पे क्या है दोस्तों, चार्ज प्रेजेंट है। कौन ज्यादा स्टेबल होगा बता सकते हो क्या मुझे, ऐसा वाला जिसपे चार्ज नहीं है वो ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगला दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा रूल क्या है दोस्तों, दूसरा रूल ये है कि अगर किसी भी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, या ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें किसी भी एटम का इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। मतलब ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। आइए एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। रूल नंबर 2 वही लिखा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट आर मोर स्टेबल। इन दोनों की बात कर लेते हैं दोस्तों। वैसे इसका नाम क्या है दोस्तों, तो नाम होता है नाइट्रोसोनियम आयन। क्या नाम होता है दोस्तों, नाइट्रोसोनियम आयन। आप लोग ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहां बताओ, इसका नाम नाइट्रोसोनियम आयन है, दोनों नाइट्रोसोनियम आयन ही है दोस्तों, ऐसा नहीं कि अलग अलग है। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों का नाम नाइट्रोसोनियम आयन ही है। अब मुझे ये नाम मैं मिटा देता हूं, नाइट्रोसोनियम आयन लिख लेना तुम, है ना, लिख के, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं मिटा रहा, तुम लिख लेना इसका नाम, है ना। क्या नाम है दोस्तों, नाइट्रोसोनियम आयन। यहां मुझे बताओ, इस नाइट्रोजन का बताओ ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है। तुम देखोगे 2 बॉन्ड बनाया है और एक लोन पेयर है। 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर, यानी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं, हम कहेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट। आप लोग दोस्तों ये थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना, मेरे पास स्पेस की कमी है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और यहां पर बताओ, यहां पर देखो ये अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहां पर ऑक्सीजन का बताओ, यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट था कि नहीं। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बना मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और तो टोटल इसका 8 इलेक्ट्रॉन है, ये कंप्लीट ऑक्टेट है। यहां बताओ नाइट्रोजन का अब क्या हो गया, 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर 1 लोन पेयर, 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया दोस्तों, 8 इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट ऑक्टेट हो गया कि नहीं हो गया, कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट है। अब बताओ, यहां ऑक्सीजन का भी देख लो, 3 बॉन्ड है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट है। अब बताओ दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें दोनों एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। ये बात समझ में। अगला CH3CH प्लस OCH3, यहां पर ऑक्सीजन पे पाया जाता है लोन पेयर जाएगा रेजोनेंस में। एक तरीके से बोले तो कौन सा होगा यहाँ पर, बैक बॉन्डिंग वाला, याद रखो अभी जस्ट पढ़ाया है। तो यहां पर बताओ, यहां पर अगर देखो तो इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यहां बताओ, यहां कार्बन के पास कितने बॉन्ड बने हैं, 1 2 बॉन्ड यहां पर और एक हाइड्रोजन के साथ, तो टोटल बॉन्ड है 4। अरे भाई साहब, 1 बॉन्ड ये है, 2 बॉन्ड ये है, 4
तीन और एक हाइड्रोजन के साथ। ये हाइड्रोजन ऐसे बॉन्डेड होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो, है ना, ये हाइड्रोजन इस तरीके से बॉन्डेड होता है कार्बन के साथ। तो कितना बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब कैसा हो गया, कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है दोस्तों, गिन लेना, कंप्लीट ऑक्टेट। इसका मतलब ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपैरिजन टू इसके। ये बात समझ में आई। अगला एग्जांपल, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनते हैं दोस्तों। Cl का फ्री रेडिकल अगर ट्रांसफर करें तो मान लो 6 ऐसा बनता है, 3 फ्री रेडिकल, 3 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इन तीनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाओ, बताओ इस पे कोई चार्ज है क्या, नहीं। इन दोनों पे चार्ज है क्या, बिल्कुल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी दोस्तों, पहले बताओ। पहले हम क्या देखेंगे, चार्ज। पहले देखो चार्ज किस पे ज्यादा है, किस पे नहीं ज्यादा है। तो पहले देखो इन तीनों का अगर हमें ऑर्डर लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे, वो बताओ मुझे। अपने मन से 1 मिनट सोचो, पहले 10 सेकंड का टाइम है, सोच लो पहले किसका ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, किसका कम होगा स्टेबिलिटी, है ना। कोई दिक्कत हो तो फिर बताओ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिनका हम कंप्लीट ऑक्टेट है उनका देख रहे हैं ना। अब बताओ मुझे, चले देखो। पहली बात तो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो इसका सबसे पहले लिख दो, क्योंकि इन दोनों में चार्ज दिख रहा है, ये न्यूट्रल है तो पहला स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी पहले वाले की होगी। अब देखो यहाँ पर कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ क्लोरीन के पास कितना, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है कि नहीं, बताओ। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन का कंप्लीट है दोस्तों, ऑक्टेट कंप्लीट है। क्लोरीन का गिनना ही नहीं है आपको, कार्बन का ही गिनना था बस एक तरीके से, है ना। ठीक, अब बताओ मुझे यहाँ पर बताओ एक चीज़ कि अगर हम देखें तो इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है। यहाँ पर बताओ इस कार्बन का ऑक्टेट, ये तीसरा नंबर लिखा है दोस्तों मैंने, पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरा वाला है। बताओ यहाँ पर कार्बन के पास बताओ कितना ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। CH2 मतलब 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, एक कार्बन के साथ, तो 2 1 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब देखो यहाँ पर कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, कंप्लीट ऑक्टेट है। यहाँ पर क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। यहाँ पर क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यहाँ पर क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना हो तो बताओ क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले पहला होगा क्योंकि पहला न्यूट्रल है, फिर कौन सा होगा, तीसरा होगा, फिर किसका होगा दोस्तों, दूसरा होगा। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आ जाते हैं अगले पर, चार्ज लोकेशन। अब देखो अगर मान लो चार्ज है, ऐसा कंपाउंड हम ले लेते हैं, जैसे मान लो पूछ सकते हो कि सर एक बात बताओ, ये न्यूट्रल और चार्ज वाला है, तब तो हम पता कर लेना कि न्यूट्रल वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अगर 2-3 ऐसे स्ट्रक्चर आ जाए जिन पे चार्ज हो, अब उनको हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, तो दोस्तों समझना यहाँ ध्यान से। अब चार्ज भी वहाँ ज़्यादा स्टेबल होता है जहाँ एटम का जैसा नेचर होता है। तुम समझना, अगर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, अगर किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अगर वहीं कोई एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। ये बात समझ में। अगर किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, अगर किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल। इसका मतलब यही तो लिखा है, देखो चार्ज लोकेशन रूल नंबर 3, नेगेटिव चार्ज आर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ज़्यादा स्टेबल होगा। पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। पॉजिटिव चार्ज अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है तो वो भी ज़्यादा स्टेबल होगा। अब समझना 3 एग्जाम्पल से, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 बना के मैंने दिया है। बताओ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है, यहाँ कार्बन है ना दोस्तों, यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है। बताओ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन पर नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा। अरे नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन में से अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन की, फिर किसकी, नाइट्रोजन की, फिर सबसे कम किसकी होगी, कार्बन की। तो इसका मतलब दूसरे वाले स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर मोर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है। तो दूसरा, फिर तीसरा, और फिर कौन सा आएगा, पहला। ये बात समझ में आया कि नहीं दोस्तों। यहां देखो ना भाई, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो उस पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों में अगर बोले तो नाइट्रोजन की ज़्यादा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल। और ये तीसरा। अगला एग्जाम्पल है CH3COCH2 फ्री रेडिकल। बताओ यहाँ पर है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज,
नेगेटिव एट कार्बन, और यहाँ पर है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई। ये ऑर्डर था इसका, और एक दो एग्जाम्पल इसका कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। आप तो उसको नोट करो, तब तक इसको मैं बताता हूँ, आप उसको नोट करना, मैं इसको बताता हूँ आपको 1 सेकेंड में बस, तब तक उसको नोट करो। अब समझ लेते हैं दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। एक एग्जाम्पल मैंने लिया इन दोनों का। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, कौन सा हम लोग पढ़ रहे थे? नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल, पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। यहाँ बताओ, यहाँ देखो ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या दोस्तों? नहीं। इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। यहां बताओ इस रेजोनेटिंग, ये इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग के थ्रू इस पॉजिटिव पे जाएगा ना। अरे बैक बॉन्डिंग अभी जस्ट पढ़ा, क्या है? पाई बॉन्ड, पी वैकेंट पी ऑर्बिटल और लोन पेयर के बीच में कॉन्जुगेशन। अब यहां देखो इस कार्बन का, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉन है। ये कैसा है? कंप्लीट ऑक्टेट है, कंप्लीट ऑक्टेट। तो स्टेबिलिटी हम किसको देंगे? प्रेफर इसको। एक चीज मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, जिस ऑर्डर में मैं रूल बता रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसी ऑर्डर में आपको प्रायोरिटी देना है। पहले हमें क्या चेक करना है? पहले हमें चेक करना है अगर न्यूट्रल है या फिर कैसा है? चार्ज्ड है, तो न्यूट्रल वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। दूसरा जो प्रायोरिटी है दोस्तों, ऑक्टेट को हमेशा पकड़ के चलेंगे। तीसरा फिर आएगा जो आपका ये चार्ज जो है लोकेशन, और चौथा जो आता है वो चार्ज सेपरेशन। तो जिस ऑर्डर में मैंने रूल बताया है उसी ऑर्डर में आपको अप्लाई करना है। ये बात समझ में आई? अगला जो तो स्टेबिलिटी इसकी इस वजह से ज्यादा है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। बाद में हम चार्ज का पोजीशन देखेंगे कि भाई ऑक्सीजन पर यहाँ प्लस कम स्टेबल है, वो बाद की बात है। इसके पहले कौन सा आया था? ऑक्टेट वाला रूल। ऑक्टेट वाले रूल्स के अप्लाई करेंगे इस पे। अब आता है दोस्तों चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन का मतलब ऐसा समझना, देखो अगर 2 एटम है, दोनों एटम पर सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं ना, और रिपल करेंगे तो एनर्जी ज्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी कम होगी। लेकिन अपोजिट चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पास आने की कोशिश करेंगे, और एनर्जी कम होगी। अगर एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा। इसका मतलब अपोजिट चार्जेस अगर पास में है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन अगर सिमिलर चार्जेस दूर हैं तो भी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या? उल्टा समझ सकते हैं, अगर अपोजिट चार्जेस पास हैं तो स्टेबिलिटी ज्यादा, लेकिन अपोजिट चार्जेस दूर हैं तो स्टेबिलिटी कम। दूसरा चीज, अगर सिमिलर चार्जेस पास हैं तो स्टेबिलिटी कम, लेकिन सिमिलर चार्जेस दूर हैं तो स्टेबिलिटी ज्यादा। मतलब अपोजिट लोग पास में हैं तो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा स्टेबिलिटी, एनर्जी ज्यादा नहीं। लेकिन अगर सेम टाइप के लोग आ गए पास में तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। यही बात मैंने लिखा है इफ अपोजिट चार्जेस क्लोज इनफ देन मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब अगर अपोजिट चार्जेस पास में तो स्टेबिलिटी ज्यादा। दूसरा, सिमिलर चार्जेस फार अवे मोर विल बी द स्टेबिलिटी, और सिमिलर चार्जेस जितना दूर रहे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। ये बात समझ में आए? सेम टाइप वाले दूर रहे तो ज्यादा स्टेबिलिटी, अपोजिट वाले पास रहे तो ज्यादा स्टेबिलिटी। ये बात समझ में? इन दोनों एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहां पर बताओ मुझे, ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव पास में है, यहां देखो पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा सा दूर हो गए बेचारे, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? इसकी ज्यादा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस पास में है तो स्टेबिलिटी ज्यादा, यहां पर अपोजिट चार्जेस दूर हो गए तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। यहां पर बताओ, यहां पर देखो पॉजिटिव नेगेटिव बेचारे दूर हो गए, अपोजिट चार्जेस दूर हो गए, और यहां पर अपोजिट चार्जेस पास में, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा? इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। ये बात समझ में आया दोस्तों? अगला एक लास्ट रूल बचा है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं, क्या कहने का मतलब है कि जो इंटरमीडिएट बनता है दोस्तों, अगर वो ज्यादा स्टेबल होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कैसा होगा? ज्यादा स्टेबल। तो 5वां रूल लिखना, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट देन मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको आप लिखो, मैं इसको मिटा देता हूं तब तक, है ना, देखना कैसे। अब दोस्तों लास्ट वाला ये देख लेते हैं रूल। लास्ट रूल क्या है दोस्तों? लास्ट रूल कहता है कि मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है भाई? कार्ब कैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल। मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितना ज्यादा रिएक्शन इंटरमीडिएट
ज़्यादा, जितना ज़्यादा रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतना ज़्यादा उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी क्या होगा, स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ बताओ, ये कितने डिग्री का कार्बोकटायन है दोस्तों, ये कितने डिग्री का कार्बोकटायन है भाई, जिस कार्बन पे प्लस है वो कितने कार्बन से जुड़ा है दोस्तों, 3 कार्बन से जुड़ा है, और इसीलिए कितने डिग्री का कार्बोकटायन है, 3 डिग्री कार्बोकटायन है, 3 डिग्री कार्बोकटायन। यहां पर बताओ ये कितने डिग्री का कार्बोकटायन है, 1 डिग्री कार्बोकटायन है। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री की 1 डिग्री, 3 डिग्री, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। बस सिंपल सा दोस्तों ये 5 रूल हमें पढ़ना था। अब एक चीज लास्ट में बताना चाहता हूं दोस्तों, एक आपने पढ़ा होगा ना, मैंने बताया था एक दिन कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर बनता है वो 2 तरीके से हम बनाते हैं जनरली। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बनाओ बेंजीन का तो इसको 2 तरीके से बना सकता हूँ, 1 2 3, या फिर यही जो होता है वो इसको इस तरीके से बना सकता हूँ, ये। अगर इसको पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मानता हूं, इसको दूसरा, इनका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है दोस्तों, इन दोनों का मिला करके अगर मैं बोलूं रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनाते हैं, तो उसको हम ऐसा बना देते हैं, ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको मान लेते हैं तीसरा स्ट्रक्चर। तो मुझे एक बात बताओ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगा सकते हो क्या तुम, बिल्कुल लगा सकते हैं सर। रेजोनेंस हाइब्रिड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल। और ये दोनों में देखो दोस्तों कोई फर्क दिख रहा है क्या, कुछ नहीं फर्क है। इसका मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा आपके तीसरा, और पहला और दूसरा की स्टेबिलिटी क्या होगी दोस्तों, ज्यादा, ये होगा आपका। मतलब तीसरा सबसे ज्यादा स्टेबल, पहला दूसरा आपस में स्टेबिलिटी सेम। पहले दूसरे की स्टेबिलिटी आपस में सेम है, लेकिन इन दोनों की स्टेबिलिटी कम है, किससे, रेजोनेंस हाइब्रिड से। अब इतना ही हमें पढ़ना था दोस्तों किसके बारे में, रेजोनेंस के बारे में। अब जाकर के आपका रेजोनेंस कॉन्जुगेशन हर तरीके से कंप्लीट होता है। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उसमें आएगा मेसोमेरिक इफेक्ट, और इसके बाद अब चीज़ें आपको बहुत आसान लगने वाली है, मेरा वादा है। अगर आप चैनल पर नए थे दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें दोस्तों, क्योंकि बहुत लोग हैं ऐसे जो लेक्चर देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। और आप अगर लेक्चर देख रहे हैं तो आप लाइक जरूर करा करिए वीडियो को, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट जरूर करा करिए, आपका जो भी डाउट रहता है, डाउट नहीं भी रहता है तो आप अप्रिसिएट कर सकते हैं मेरे काम को, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू, है ना। थैंक यू।